जो खबर मैं लेडी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मैं ऐसी थी कि जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मुझे रवि की बातें याद आने लगीं। मेरा सवाल सुनकर एकदम से घबरा जाना, मुझे बेमतलब डांट देना, गुस्सा करना, रात भर मेरे पति का अपनी माँ के कमरे में रहना, मेरी सास का यूं बेखबर होकर सोना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई बेटा कैसे इतना बड़ा पाप कर सकता है। इतना बड़ा पाप सगी माँ के साथ मैं सोच भी नहीं सकती थी। टप टप मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या कोई आदमी अपनी माँ के साथ ऐसा घिनौना खेल भी खेल सकता है? मेरी अक्ल दंग थी। मुझे लग रहा था जो कुछ मैं डॉक्टर से सुनकर आई हूँ वो सब झूठ था। जो रिपोर्ट मैंने दो दो हॉस्पिटलों में चेक कराई थी वो भी झूठी हैं। माँ बेटे की जो मोहब्बत और सम्मान मैंने अपने पति और अपनी सास में देखा था, मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार ही न था। लेकिन हर गुजरी बात रवि को ही मुजरिम साबित कर रही थी। और फिर मुझे एक ऐसा सबूत मिल गया जिसने रवि का असल रूप मेरे सामने लाकर रख दिया। जब मैं अपनी सास के कमरे में गई थी और फिर सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही तनाव का शिकार रहता है। चाहे इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन दिल में कभी भी सास के लिए बहू के दिल में मोहब्बत नहीं होती, और ना ही सास के दिल में बहू के लिए मोहब्बत होती है। जैसे कि इंसान माँ के लिए महसूस करता है या अपनी बेटी के लिए महसूस करता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। हालांकि शादी की पहली रात एक औरत के लिए बहुत खास होती है। बहुत सी बातें होती हैं जो वो अपने पति से करना चाहती है और अपने पति के मुंह से सुनना चाहती है। अपनी शादी की पहली रात को यादगार बनाना चाहती है। लेकिन मेरी शादी की पहली रात भी मेरी सास की नज़र हो गई थी। ना तो मेरी सास बहुत ज़्यादा बीमार थी, ना ही बिस्तर पर पड़ी रहती थीं। ठीक ठाक थीं, सेहतमंद थीं, और रंग रूप भी सफ़ेद था, बिल्कुल तरोताज़ा, कोई भी दिक्कत नहीं दिखती थी। बल्कि वो तो अभी तक जवान ही दिखती थीं। लेकिन शादी की रात जैसे ही रवि मेरे कमरे में आए, तो अभी उन्हें बैठे कुछ ही देर हुई थी। अभी तो उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की थी, मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी तक नहीं पहनाई थी कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि फौरन से खड़े हो गए। घर में मेरे और मेरे पति और सास के अलावा कोई दूसरा न था, इसलिए उस समय तो सास के अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता था। रवि ने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास सामने ही बड़ी बदहवास खड़ी थीं। कहने लगी, रवि मेरे पाँव में फिर वही दर्द उठ रहा है। मेरी सास के चेहरे पर दर्द के आसार भी नजर आ रहे थे, जैसे कि वो बहुत ही तकलीफ बर्दाश्त कर रही हों। रवि कहने लगा, आप चले मम्मी मेरे साथ, मैं आपके पाँव की मसाज कर देता हूँ। ये कहकर वो अपनी माँ के साथ कमरे से बाहर चला गया। मुझे लगा रवि कुछ देर में वापस आ जाएगा, लेकिन पूरी रात मेरी आंखों में ही कट गई थी। मेरा इंतजार इंतजार ही रहा, लेकिन रवि नहीं आया। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं पूरी रात से इंतजार की सूली पर लटकी हुई थी। अब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने उसी गुस्से में अपने कपड़े बदले और उसी गुस्से की हालत में लेट गई। ठीक है, माँ भी बहुत अहमियत रखती है, लेकिन शादी की पूरी रात वो आदमी कुछ देर के लिए भी मेरे पास नहीं आया था। मुझे अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। गुस्से के मारे मेरे आंसू निकलने लगे थे। मेरी सास इतनी भी बीमार नहीं थी कि रवि पूरी रात माँ की सेवा में गुजार देता। अपना जी जलाते हुए ना जाने कब मुझे नींद आई थी। मैं गहरी नींद में थी जब किसी ने मुझे झंझोड़ कर उठाया था। मैंने मुदी मुदी आंखों से देखा, सामने रवि खड़ा था। कहने लगा, मैडम जी कब तक सोने का इरादा है? वो बड़ा मुस्कुराकर मुझसे पूछ रहा था। जैसे ही मुझे वो रात वाली बात याद आई, मैंने गुस्से के मारे उसे कोई जवाब नहीं दिया और उठकर बैठ गई। रवि कहने लगा, जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर आओ, मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया हुआ है। वो यूं बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर मैं वॉशरूम में चली गई। तैयार होने के बाद बाहर आई तो मेरी सास तरोताजा सी टेबल को नाश्ते से भर रही थीं। यूं लग रहा था जैसे नहा धोकर बाहर आई हों। लग ही नहीं रहा था कि वो रात को इतनी बीमार थीं कि रात भर बेटे से सेवा करवाती रहीं। मुझे देखकर मुस्कुराने लगीं और मेरे पास आ गईं। मैंने झुककर आशीर्वाद लिया तो मुझे कंधों से उठाकर मेरे माथे को चूम लिया। कहने लगी, हमेशा खुश और आबाद रहो, हमेशा सुहागन रहो। आओ बैठो, नाश्ता करो। मैं तो अपनी सास को देखकर हैरान थी। वो यूं जाहिर कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं चुपचाप खामोशी से टेबल पर बैठ गई। रवि मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। नाश्ते के दौरान मैंने सास से कहा कि आपकी तबीयत अब कैसी है? मेरी बात पर उन्होंने मुस्कुराते हुए रवि की तरफ देखा। कहने लगी, जिसका रवि जैसा बेटा हो उसकी माँ को क्या हो सकता है? बस उसने मेरे पाँव की मालिश की और ना जाने कब मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे तो फिर होश ही नहीं रहा। बस सुबह जाकर ही मेरी आँख खुली है।
देखा तो 9 बज रहे थे, इसीलिए जल्दी जल्दी उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। मैं ये सोचने लगी, अगर मेरी सास रात को थोड़ी देर की मालिश से ही सो गई थी तो फिर रवि कमरे में क्यों नहीं आया। रवि नाश्ता करके चला गया तो मेरी सास कहने लगी, मेरा बेटा तुम्हें कैसा लगा। रवि की आदत वैसे बहुत अच्छी है, जब वो मेरा इतना ख्याल रखता है तो तुम्हारा भी जरूर रखता होगा। मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी। मैंने कहा, वो तो रात भर कमरे में आए ही नहीं, शायद आप गहरी नींद सो गई थी, लेकिन फिर भी वो आपके पांव दबाते रहे। मेरी बात सुनकर मेरी सास के माथे पर बल पड़ गए, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गई हों। फिर कहने लगी, नहीं, वो तो मेरे सामने ही मेरे कमरे से जा चुका था, तुम्हारे पास क्यों नहीं आया। मैंने तो खुद उससे कहा था कि बस करो मेरी सेवा और जाओ अपनी पत्नी के पास, बहू क्या सोचेगी। जितनी मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी, उतनी ही हैरत मेरी सास के चेहरे पर भी थी। फिर उन्होंने जैसे खुद को झटका था, कहने लगी, असल में उसने मेरी आदत को खराब किया है। जब तक रवि मेरे पाँव न दबाए, मेरे पाँव की मसाज न करे, मुझे नींद ही नहीं आती। रात होते ही मेरे पाँव में दर्द होने लगता है और वो मेरे पाँव की मसाज कर देता है तो मैं ऐसी गहरी नींद सोती हूँ कि पूरी रात मुझे होश ही नहीं रहता कि कहाँ हूँ। फिर तो बस मेरी आँख सुबह ही खुलती है। खैर तुम चिंता मत करो बहू, रवि घर आता है तो मैं उसके कान खींचती हूँ और उससे पूछती हूँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया और नाश्ता करने लगी। लेकिन ये एक दिन की कहानी नहीं थी, अब ये रोज का रूटीन बन गया था। जब भी रवि कमरे में आता, कुछ देर बाद ही मुझसे कहता, तुम सो जाओ, बस मम्मी के पैर दबाकर मैं अभी आता हूँ। और फिर रवि कमरे से चला जाता और मैं उसका इंतजार ही करती रह जाती। 2-3 दिन तक यही तमाशा जारी रहा तो फिर मैंने रवि से पूछ ही लिया, रवि आप रात को सोते कहाँ हैं, क्योंकि मम्मी जी के पाँव दबाने के बाद तो वो गहरी नींद सो जाती हैं, उन्हें तो यही लगता है कि आप मेरे पास आ जाते हो। मेरी इस बात पर रवि की रंगत उड़ी थी, वो कुछ परेशानी का शिकार हुआ था। कहने लगा कि असल में मैं मम्मी के पाँव ही दबाता रहता हूँ, मुझे अपनी माँ की सेवा करके बहुत सुकून मिलता है। मैंने कहा, फिर मुझसे शादी क्यों की आपने, अपनी माँ की सेवा ही करते रहते। अगर पत्नी लाए हो तो उसके कुछ हक भी होते हैं, जिन्हें पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनकर रवि ने मुझे गुस्सीली नजरों से देखा था। कहने लगा, बस मुझे इसी बात का डर था। ये जो पत्नी नाम की आफत होती है ना, घर में कदम रखते ही बेटे को उसकी माँ के खिलाफ करना शुरू कर देती है। ऐसा जहर भरती है कि बेटे माँ को धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। इसीलिए मैं शादी के खिलाफ था। लेकिन मेरी माँ को ना जाने क्या शौक था बहू लाने का। मुझे तो पहले ही पता था कि कोई भी लड़की हो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैं अपनी माँ की इतने दिल से सेवा करता हूँ। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि रवि मुझसे ये सब बातें कहेंगे। मैंने तो एक आम सी बात कही थी, लेकिन उन्होंने तो इसका मतलब उल्टा ले लिया था। मैंने कहा, रवि मुझे भला क्या तकलीफ हो सकती है कि आप अपनी माँ की सेवा करें। बेशक करें, लेकिन जब वो गहरी नींद सो जाती हैं तो वापस कमरे में आ जाया करें। मैं भी कुछ सपने सजाकर इस घर में आई हूँ। आपको मेरे जज्बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरी बात सुनकर रवि खामोश हो गया, फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। कभी मुझे देखता, कभी नजरें चुरा लेता, फिर गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वो तो मैं तुम्हारी नींद की खराबी का सोचकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसीलिए नहीं आता, क्योंकि मेरे लिए तुम भी बहुत अहम हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। उस रात ही रवि कुछ देर बाद कमरे में आ गया था। काफी देर तक मुझसे बातें भी करता रहा, लेकिन उसकी बातों में ज्यादा उसकी माँ की बातें ही थीं। यही कहता रहा कि मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी हम दोनों की मोहब्बत के बीच में मत आओ, वरना पछतावे के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। रवि बात तो मुझे नॉर्मल शब्दों में ही कर रहा था, लेकिन उसके शब्द मुझे अंदर से चुभ कर रह गए थे। ठीक है, रवि को अपनी माँ से मोहब्बत थी, लेकिन वो ये क्यों समझता था कि मैं उसकी माँ से उसे अलग कर दूंगी। शायद हमारे समाज में भी ये बात बहुत आम हो गई है कि लड़कियां आते ही अलग घर की जिद करने लगती हैं। इसीलिए रवि मेरे बारे में ये सोच रहा होगा। ये सब सोचकर मैंने खुद को समझा लिया था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उन माँ बेटे को अलग कराती। खैर, रवि की बाहों में ये मेरी पहली रात थी। शादी की पहली रात तो रवि कमरे में आए ही नहीं थे, और उसके बाद भी ना जाने कितनी रातें मैंने तड़प कर गुजारी थीं। आज जब रवि ने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मैं सब कुछ भूल गई, क्योंकि मैं अपनी इस रात को यादगार बनाना चाहती थी। बहुत जल्दी ही मैंने किचन भी संभाल लिया था और अपनी सास की जी जान से सेवा भी करती थी। उनका व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, बिल्कुल बेटियों वाला। ये सब देखकर रवि भी बहुत खुश था। एक रात मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बराबर वाली साइड खाली थी। मैंने घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो रात के 3 बज रहे थे।
मुझे कुछ प्यास सी महसूस हो रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मुझे लगा शायद रवि ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे होंगे। अक्सर वो नींद न आने की वजह से रात को ड्राइंग रूम में टीवी देख लिया करते थे, लेकिन ड्राइंग रूम तो बिल्कुल खाली पड़ा था। घर में सिर्फ 3 ही कमरे थे। एक ड्राइंग रूम था, एक मेरी सास का कमरा और एक हमारा। ना तो रवि ड्राइंग रूम में थे, ना ही गैलरी में। मुझे लगा शायद अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। मैंने पानी पिया और वापस अपने कमरे में जाने लगी। मैं गहरी नींद से उठी थी, इसलिए अभी तक मेरे ऊपर नींद का असर था और मेरी आंखों में खुमारी थी। लेकिन मुझे अपनी सास के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं और वो सुनकर तो मेरी नींद एकदम से भाग गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सास के कमरे में कोई और भी है और रवि के अलावा तो घर में कोई भी मर्द ना था। मैंने सोचा कि चलो मैं सास के कमरे में झांक कर देखती हूँ। अगर रवि हुए तो मैं उन्हें बोलूँगी कि वो आ जाएं। कब तक माँ के पाँव दबाते रहेंगे? रात के 3 बज रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सास के कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमाया, कमरा अंदर से लॉक था। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। घर में कोई भी तो गैर नहीं था। फिर भला रवि का क्या मकसद था कि वो अपनी माँ का कमरा लॉक करके उनके पैर दबाए? मैंने हल्की हल्की कमरे पर दस्तक दी। जैसे ही दस्तक की आवाज़ अंदर तक पहुंची, अंदर की बातें करने की आवाज़ एकदम बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई मौजूद ही ना हो। मैंने फिर से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार मायूस होकर मैं अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं बेड पर लेटी, कुछ ही देर बाद रवि भी कमरे में दाखिल हुआ। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। मुझे जागता देखकर कहने लगा, सोई नहीं तुम अभी तक? मैंने कहा कि मैं मम्मी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, आपने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? मेरी ये बात सुनकर रवि के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहने लगा, अब तुम हम माँ बेटे की जासूसी पर उतर आई हो। रात को उठकर ये देखा करोगी कि मैं अपनी माँ की सेवा कैसे करता हूँ। रवि मुझसे बहुत ही उखड़े हुए शब्दों में बात कर रहा था। मैंने कहा, रवि आप हर बात का गलत मतलब क्यों लेते हैं? मैं तो ये सोचकर गई थी कि सुबह आप ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस आते हैं और फिर देर रात तक अपनी माँ के पाँव दबाते रहते हैं। आपको भी आराम की ज़रूरत है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवा दिया। कहने लगा, अच्छा बस बस, ये चापलूसी भरी बातें मेरे साथ मत करो। मैं अच्छी तरह से औरत की नेचर को जानता हूँ। आज के बाद खबरदार, जो तुमने मेरी माँ के कमरे में अंदर झांकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आता था कि रवि सिर्फ अपनी माँ के मामले में इतने सख्त मिजाज क्यों हो जाते हैं। हालांकि वैसे मुझसे ठीक से बात करते थे, मुझे घुमाने फिराने भी ले जाते, कभी कभी बाहर से खाना लाकर दे देते, तो कभी कभी कहते चलो बाहर होटल में खाना खाते हैं। अगर मैं कोई चीज़ मंगवाती तो फ़ौरन से लाकर दे देते, कभी भी मना नहीं करते थे। लेकिन जहाँ बात उनकी माँ की आती, वो यूं नज़रें बदलते कि जैसे मैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। मैं अभी इन्हीं उलझनों में उलझी हुई थी कि एक दिन रवि मुझसे कहने लगा कि आज रात भर वो घर नहीं आएगा, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस जा रहा है और रात भर वहीं रुकेगा। फिर मुझसे कहने लगा, ऐसा करना तो माँ के कमरे में ही रुक जाना, थोड़ी देर बैठ जाना, उनके पाँव दबा देना, जब वो सो जाएं तभी तुम जाकर अपने कमरे में सोना। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी सास के पाँव दबाए। वो सो चुकी थीं, लेकिन जैसे ही मैंने उनके पैरों का मसाज करना चाहा, मैंने देखा उनके पाँव और पाँव के कुछ ऊपर के हिस्से पर नाखूनों के निशान थे। ये देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरी सास नींद में थीं, लेकिन नींद में भी बड़बड़ा रही थीं, जैसे किसी से अपना हाथ छुड़ा रही हों। ये समझ से बाहर था कि वो ऐसा क्यों कर रही थीं। मुझे लगा शायद वो कोई डरावना सपना देख रही हैं। मैंने उन्हें झंझोड़ के उठाना चाहा, लेकिन वो इस कदर गहरी नींद में थीं कि होश में नहीं आ रही थीं। मुझे लगा जैसे उन्होंने नींद की कोई हैवी डोज ली है। खैर, मैं समझ गई थी कि रात को मुझे उनके कमरे से बातें करने की आवाज़ें क्यों आती हैं। शायद मेरी सास को नींद में बड़बड़ाने और बोलने की आदत थी। मैं भी पूरे दिन की थकी हुई थी, इसीलिए अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह मेरी आँख कुछ अजीब से शोर से खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो और वो उल्टियाँ कर रहा हो। मैं फ़ौरन से उठकर बाहर आई तो आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं फ़ौरन से अपने सास के कमरे में गई। उनके वॉशरूम में गई तो वो उल्टियाँ कर रही थीं। उनकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। ये देखकर मैं भी परेशान हो गई। मैंने उन्हें कमरे में लाकर बिठाया। वो कहने लगीं, ऐसा करो रवि को फ़ोन कर दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। उनके चेहरे का रंग भी मुझे एकदम से पीला पीला सा लग रहा था। मैंने फ़ौरन रवि को फ़ोन किया, लेकिन वो कहने लगा, मैं यहाँ फार्म हाउस में फंस गया हूँ। फार्म हाउस की तरफ बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई है और सारे रास्ते लगभग बंद हैं, इसीलिए मैं शायद शाम तक ही वापस आऊँगा।
ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी सास की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। इसीलिए मैंने फ़ौरन से एक रिक्शा लिया और सास को बिठाकर डॉक्टर के पास ले आई। लेडी डॉक्टर ने कहा कि इनका बीपी लो हो गया है और इन्हें ड्रिप लगेगी, और 2-3 टेस्ट भी कर लिए। और उसके बाद जो खबर उसने मुझे सुनाई वो सुनकर मैं अपने होश खो बैठी थी। वो कहने लगी, तुम्हारी सास माँ बनने वाली हैं, और इस उम्र में अगर ये इस हालात से गुजरेंगी तो ये जाहिर सी बात है कि इन्हें तकलीफ़ ज़्यादा होगी। मेरे तो दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ये कहते हुए मेरी आवाज़ हलक में अटक रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमने 2 बार टेस्ट रिपोर्ट चेक की है, क्योंकि हमें भी इस बात का विश्वास नहीं आ रहा कि वो इस उम्र में माँ बनने जा रही हैं। इसीलिए हमने आपकी सास के 2 बार टेस्ट किए हैं। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था। मेरी सास एक विधवा औरत थी। मेरे ससुर को मरे हुए कई साल गुजर चुके थे। ये कैसे मुमकिन था? मेरा दिमाग सोचने समझने से बंद हो चुका था। ड्रिप और इंजेक्शन के बाद मेरी सास की हालत कुछ अच्छी हो गई थी। मैं उन्हें घर लाने के बजाय दूसरे अस्पताल ले गई। वहाँ जाकर मैंने दोबारा से उनका चेकअप कराया, क्योंकि मुझे अभी भी रिपोर्टों पर शक था। लेकिन जवाब वही आया जिसका मुझे डर था। वो वाकई प्रेग्नेंट थीं। ये बात मैंने अपनी सास से नहीं कही थी, लेकिन ये बात मेरे अंदर ऊधम मचा गई थी। रात भर तो रवि मेरी ही सास के कमरे में होते थे। जो कुछ मेरे दिमाग के पर्दे पर आ रहा था वो सोचना भी मुझे पाप लग रहा था। मैं जिस दिमागी तकलीफ से गुजर रही थी उन्हें शब्द नहीं दे पा रही थी। मेरी सास हर बात से अनजान निढाल हो रही थीं, और मेरा ये हाल था कि काटो तो खून नहीं। मेरे दिमाग में उठने वाले सवालों ने मुझे दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। कोई भी सगा बेटा भला अपनी सगी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं जब तक घर पहुँची थी मैं बेजान सी हो चुकी थी। मेरी सास खुद अलग परेशान थीं अपनी तबीयत की वजह से, इसीलिए वो अपने कमरे में चली गई थीं। जो खबर मैं लेडी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मैं पत्थर की बन चुकी थी। मुझे रवि की सारी गुजरी बातें याद आने लगी थीं। मेरे सवालों को सुनकर रवि का एकदम से घबरा जाना, मुझे बिना मतलब डांट देना, मेरे ऊपर गुस्सा करना, मेरी सास का यूं बेखबर होकर सोना। लेकिन कोई सगा बेटा कैसे इतना बड़ा पाप कर सकता है? सगी माँ के साथ इतना बड़ा पाप मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। टप टप करके मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या कोई आदमी अपनी माँ के साथ ऐसा घिनौना खेल भी खेल सकता है? मेरी अकल दंग थी। मुझे लग रहा था जो कुछ मैं डॉक्टर से सुनकर आई हूँ वो सब झूठ है। वो रिपोर्ट जो मैंने 2-2 हॉस्पिटलों से कराई थी वो भी झूठी है। माँ बेटे की जो मोहब्बत और सम्मान मैंने अपने पति और सास में देखा था, मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। लेकिन हर गुजरी बात रवि को ही मुजरिम साबित कर रही थी। फिर मुझे एक ऐसा सबूत मिल गया जिसने रवि का असल रूप मेरे सामने लाकर रख ही दिया। जब मैं अपनी सास के कमरे में गई और फिर सामने साइड टेबल पर रखी तेल की शीशी मैंने ली और वो लेबोरेटरी में दे दी। मैंने कहा, मुझे इसकी रिपोर्ट जल्दी ही चाहिए। उसकी रिपोर्ट से मेरे सारे शक दूर हो गए थे। मेरे लिए ये एक नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत थी। इस तेल में नशा डाला गया था। वो पैर के तलवों पर लगता और फिर वो नशा शरीर के अंदर चला जाता था और इंसान को बेहोश कर देता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत भी कर सकता है। शाम को जब रवि घर आया तो मैं अपनी सास को नींबू पानी पिला रही थी। मेरी सास की हालत देखकर रवि परेशान हो गया। मेरी सास ने रवि से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो मुझसे अपनी माँ की खैरियत पूछने लगा कि क्या हुआ था माँ को, डॉक्टर ने क्या कहा। मैंने कहा, आप कमरे में चलें, मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा। मैं उन्हें कमरे में ले गई और सारी रिपोर्ट उनके सामने रख दी, जिन्हें पढ़कर रवि के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो मुझे अविश्वास से देखने लगा। फिर वो रिपोर्ट दूर फेंक दी और कहने लगा, ये सब कैसे हो सकता है? मेरी माँ भला। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आई? अपनी जबान से ये शब्द भी कहते हुए आपने खुद ही अपनी सगी माँ के साथ ये सब। मेरी बात यहीं तक पहुँची थी जब एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा था। रवि कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा, तो आपके अलावा घर में होता कौन है? रात भर आप अपनी माँ के कमरे में क्या करते हैं? उन्हें क्यों नशे का तेल लगाते हैं? मेरी बात सुनकर रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए कि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन वो लड़की मेरी माँ को पसंद ना थी। इसीलिए ये तेल लगाकर जब मेरी माँ गहरी नींद सो जाती तो मैं
उनके कमरे की खिड़की से बाहर निकलकर उसी लड़की से मिलने जाता था, क्योंकि मेरी माँ मुझ पर नज़र रखती थी। अगर माँ नहीं सोती तो मैं अपनी प्रेमिका से मिलने नहीं जा पाता। तुमसे शादी हुई तो वो लड़की बहुत रोई। उसने हमारी शादी की पहली रात को खुदकुशी करने की कोशिश की थी, इसीलिए वो रात मुझे उसके साथ गुजारनी पड़ी। मैं उसी के पास जाता हूँ, लेकिन मेरी माँ के साथ ये सब किसने किया ये मैं नहीं जानता। ये सब कुछ मेरे लिए एक नया खुलासा था, जिसने मेरी पूरी हस्ती ही हिलाकर रख दी थी। खैर, अगली रात मेरी सास के कमरे में रवि खुद छुप गए थे। वो गली का चौकीदार था जो रवि को खिड़की से बाहर जाता देखकर उसी खिड़की से अंदर आ जाता और मेरी सास के साथ गलत काम करता था। जो खेल रवि मोहब्बत के नाम पर एक लड़की के साथ खेल रहा था, तो उसकी माँ भी उसी पकड़ में आ चुकी थी। उस चौकीदार को रवि ने बहुत मारा, अपनी माँ का अबॉर्शन भी करवाया। जिस लड़की के पास रवि जाता था वो अच्छे किरदार की न थी। जब उस लड़की की सच्चाई रवि को मालूम हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं रवि को छोड़कर अपनी माँ के घर जा चुकी थी और मैंने तलाक का केस भी दायर कर दिया था। रवि अब मुझसे माफ़ियाँ मांगता रहता है, लेकिन क्या ये मेरे लिए आसान था? क्या हर बार औरत मर्द की ऐसी गलतियों को सिर्फ इसलिए माफ़ कर दे कि उसका घर बस जाए? क्या ऐसे पति को पत्नी माफ़ कर दे ताकि उसका घर बस सके और वो दुनिया के सामने सर उठाकर चल सके? या फिर ऐसे पति से तलाक ले लेनी चाहिए? अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।